हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 3 का यूनिट 2 कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। हालांकि कंप्यूटर ऐसा ही नहीं है कि अकेला एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से इसमें जो सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें डीपली हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। चलो शुरुआत करते हैं। जो लास्ट टाइम मैं छोड़ा था या जहाँ से शुरुआत किया था उसको एक बार रिवीजन करते हैं, फिर जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरुआत करते हैं। यानी स्पेशली आज सोशल मीडिया से संबंधित क्लास चलेगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिंपल सा होता है। इंटरनेट और थिंग्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी इंटरनेट मतलब होता है कनेक्टिविटी अपन को चाहिए और थिंग्स मतलब वस्तुएं उपकरण चाहिए। जब इंटरनेट को वस्तुओं के माध्यम से जब वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, यानी किसी भी वस्तु को, जैसे कि मान लो अपन को बल्ब को ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से करना है, टेलीविज़न है वही उसको ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से करना है। अब स्विच के माध्यम से न करते हुए अपन ने उसको इंटरनेट से जोड़ लिया है और केवल एक रिमोट के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से उसको बंद चालू कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सामान्य रूप से इंटरनेट का नेटवर्क होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम होती है। इंटरनेट का नेटवर्क होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम होता है। देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर से लेकर स्मार्टफोन और धारणी उपकरणों से मिलकर बना होता है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दूसरों के साथ संचार करने के बाद निजी इंटरनेट कनेक्शन पर उपकरणों की अनुमति देता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उन नेटवर्क को एक साथ भी लाता है। यह उपकरणों के लिए न केवल एक समान नेटवर्क में बल्कि विभिन्न नेटवर्क प्रकारों में संचार करने का अवसर देता है, और जिससे एक मजबूत नेटवर्क भी बनता है। आगे यदि इसके अनुप्रयोग देखते हैं तो इंटरनेट पर रिमोट मॉनिटरिंग की अनुमति देता है। ठीक है, रिमोट मॉनिटरिंग की, और इसके द्वारा स्मार्ट मीटर का उपयोग जल उपचार प्रणाली का विश्लेषण करने और किसी भी समय कहीं से भी नियंत्रित करने के लिए किया सकता है। फसलों हेतु पानी, नल की पानी की गुणवत्ता, नदी में पानी फेंके जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा या रिसाव का पता लगाने, यहाँ तक कि जलाशय में जल का स्तर की विविधता आदि की निगरानी रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी वगैरह होती है, स्मार्ट शहर के लिए IoT ऊर्जा आधारित स्मार्ट पानी और ऊर्जा मीटर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो जिससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। भारत में स्थिति क्या है? केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो मसौदा नीति जारी की थी, तो इसमें डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी पहल, इनके साथ तालमेल की परिकल्पना के साथ में अप्रैल 2015 में कुछ संशोधन के साथ इसे जारी किया गया था। इस नीति के तहत 2020 तक $15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग बनाने की परिकल्पना है। इसके अलावा सरकार की तैयारी IoT सेंटर्स को डेवलप करने की है। देखो, इससे कुछ जुड़ी संस्थाएं जैसे कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ इनसाइट्स, नेम्स एंड नंबर्स, यह एक गैर लाभकारी संगठन होता है। यह इंटरनेट के नेम स्पेस और न्यूमेरिकल स्पेशल से संबंधित कई डेटाबेस के रखरखाव और विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होती है, जो नेटवर्क के स्तर और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है। अब नास्कॉम के बारे में देख लेते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी 1988 में बनाता है। गैर लाभकारी औद्योगिक संगठन जो कि भारत में IT उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। IT उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा? नास्कॉम है। ठीक है, 1988 में बना है, गैर लाभकारी उद्योग है। अभी अपन बात करें प्रोटोकॉल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोटोकॉल क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं के सही तरीके से आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। सूचनाओं के सही तरीके से आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, और इन नियमों के ही समूह को अपन प्रोटोकॉल कहते हैं। तो किसी नेटवर्क से जुड़े डिवाइस आपस में कैसे संचार करेंगे, कैसे उनके बीच डाटा का फॉर्मेट होगा, कैसे डाटा ट्रांसफ़र होगा, कैसे डाटा रिसीव होगा, उसके बाद में यह प्रोटोकॉल के द्वारा ये सब चीज़ निर्धारित होती है। यदि उपयोग के बारे में बात करें, नेटवर्क में दो डिवाइसेस आपस में कैसे जुड़ेंगे इसका निर्धारण करना है, डाटा ट्रांसफर का मेथड तय करना है, डाटा का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट निर्धारित करना है, ट्रांसमिशन की स्पीड तय करना है, किसी एरर के आने पर उसे मैनेज करना है। ये सब इसके उपयोग होते हैं। देखो, और दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होते हैं, IPv4, IPv6। इनमें अंतर भी बहुत अच्छे से देखा था।
देखो ये IPv4 कल देखा था कि 2n+1 इस फॉर्मूला से अपन नंबर ऑफ बिट निकाल सकते हैं। ऐसे IPv4 है 4+1 5 532 होता है। तो यह 32 बिट IP एड्रेस होता है। जैसे 6 होता है तो 6+1 7 दैट इज इक्वल टू 128। तो यह 120 बिट IP एड्रेस होता है। और IPv4 में एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसमें बाइनरी जो बिट्स होती हैं उनको डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। इसमें IPv6 में एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक ABCD डेसिमल में चला जाता है, वो हेक्साडेसिमल में। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल डिजिट आती हैं एड्रेस होता है जो कि उनको अपन कॉलन के द्वारा अलग अलग करते हैं। इसमें 12 हेडर फील्ड होते हैं, इसमें 8 हेडर फील्ड होते हैं। इसको ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करता है। ब्रॉडकास्टिंग के अलावा इस मल्टीकास्टिंग रूटिंग को भी सपोर्ट करता है। वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट करता है, लेकिन IPv6 में वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क को नहीं सपोर्ट करता है। इसमें पैकेट साइज 576 बाइट्स रिक्वायर्ड होती है। इसमें 1208 बाइट रिक्वायर्ड होता है। DHCP मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है IPv6 में। अब इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेबर कई प्रकार के जो प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, जो कुछ कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जैसे देख लेते हैं TCP के बारे में देख लेते हैं। इसका काम इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक सेंड कर देता है और जहाँ से वापस जुड़ लिया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो TCP के साथ मिलकर काम करता है ये, और पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए IP का उपयोग एक तरह से एड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है, जिसके जरिए फाइल डेस्टिनेशन तक डाटा को पहुँचाया जाता है। यानी TCP और IP दोनों एक साथ काम मिल करके करते हैं। देखो TCP दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे काम करेगा कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, देखो ट्रांसमिशन शब्द से ही समझ में आ रहा है डाटा ट्रांसफ़र करने का काम होगा। डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है, और उसको नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक सेंड कर लेते हैं और फिर दोबारा से वापस जोड़ देते हैं। जोड़ कैसे देते हैं? देखो ये IP रहता है, हर एक पैकेट के साथ IP रहता है। तो IP समझ जाता है कि भाई ये मेरा IP है, ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा टुकड़ा है, तो उसके हिसाब से वो जोड़ लेते हैं। जैसे कि स्विच में बात कर रहे थे अपन, जो स्विच रहता है उसमें एक मेन सर्वर रहता है, वो आपस में क्लाइंट से जुड़ा रहता है और हर एक क्लाइंट का उसके पास IP एड्रेस होता है। तो उसके हिसाब से वो वांछित कंप्यूटर को ही, वांछित क्लाइंट को ही अपना डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो ये TCP के साथ मिलकर काम करता है और पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए IP का उपयोग एक तरह से एड्रेसिंग करने के लिए करते हैं, जिसके जरिए फाइल डेस्टिनेशन तक डाटा को पहुँचाया जा सकता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और जो www वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के काम आता है। आप अपने ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। HTTP, आजकल HTTPS भी आता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यदि अपन FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो यूजर और क्लाइंट के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। देखो, और इसका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। www वेब के माध्यम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अन्य मेथड के मुकाबले FTP द्वारा तेज़ गति से फाइल ट्रांसफ़र की जाती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र, इसके नाम से समझ आ रहा है, इसका उपयोग मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है SMTP का। टेलनेट, इससे समझ में आता है टेल फॉर टेली मतलब दूर के लिए, और नेट मतलब इंटरनेट का प्रयोग करके, ठीक है। तो कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग करके एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर को बहुत दूर से उसको संचालित किया जा सकता है। यानी किसी कंप्यूटर को दूर बैठ करके किसी अन्य कंप्यूटर से संचालित किया जा सकता है। इसके लिए रिमोट लॉगिन की ज़रूरत होती है और इस प्रकार के कनेक्शन को स्थापित करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। जैसे टीम व्यूअर, एनीडेस्क वगैरह जो होते हैं वो टेलनेट के उदाहरण होते हैं। ईथरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, इस प्रोटोकॉल का उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि में लैन कनेक्शन का उपयोग होता है और इस प्रकार के कनेक्शन के लिए ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करने के लिए उसमें ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस होना जरूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ना, RAP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल होता है, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, SSH सिक्योर सेल होता है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। ये कई टाइप। इसके बाद में अपन ईमेल देखते हैं। देखो ईमेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने संदेश का आदान प्रदान करना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। इसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक होते हैं, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं, VA शिवा यदुरई
तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के आविष्कार के तौर पर 30 अगस्त 1942 को आधिकारिक मान्यता दी थी। यह डाक सेवा से तेज होता है। डाक सेवा को अपन कौन सी स्नेल मेल सेवा कहते हैं। ईमेल भेजने के लिए SMTP और POP नाम के 2 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं अपन। इसके 3 भाग होते हैं, यूजर नेम @ और डोमेन नेम। देखो यूजर नेम जैसे कि मैंने अपना मेल लिख रखा है sunil@gmail.com, तो sunil@05 है, ये क्या हो जाता है अपना यूजर नेम हो जाता है, @ और जीमेल क्या होता है डोमेन नेम हो जाता है। डोमेन नेम कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि जीमेल का डूनाम, याहू का याहू, रेडिफ का रेडिफ, हॉटमेल सभी भारतीय होते हैं, इन्होंने किया था। अपन देखते हैं जो ईमेल में कभी स्पेस वगैरह नहीं होता, कैपिटल लेटर का भी उपयोग नहीं किया जाता है। ईमेल 71 में रे टॉमलिंसन ने की थी शुरुआत इसकी, और चैनल बॉन्डिंग के द्वारा डाटा ट्रांसफर की स्पीड भी दुगनी हो जाती है। ईमेल में क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत पेशेवर सेटिंग्स में यह एक पॉपुलर और आवश्यक संवाद है, जिसमें कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। जैसे कि बात करें अपन, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल एक ऐसी प्रणाली है जो कि नेटवर्क के माध्यम से एक व्यक्ति के समूह को या दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार की अनुमति प्रदान करती है। ये उपयोग करता है कि नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है और संदेश प्राप्त करता है। ठीक है, विशेषताओं के बारे में बात करें तो संदेश बहुत जल्दी शीघ्रता से संचारित कर सकते हैं। विश्व में कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति को आसानी से मेल भेज सकते हैं। फाइल या डाटा, फोटो या कई आनंद दस्तावेज भेज सकते हैं। ईमेल भेजने समय कोई भी व्यक्ति या मध्यम अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है। माध्यम अवरोध उत्पन्न। सीमाओं के बारे में बात करें तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा ईमेल को पढ़ ली जाने की संभावना रहती है। सुरक्षा तकनीक का अभाव रहता है, इसमें बहुत मुश्किल कार्य होता है, और हम ईमेल के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो तेज और प्रभावकारिता है, लागत प्रभावी है, पहुंचने की सुविधा इसमें बढ़िया रहती है, और दस्तावेज और रिकॉर्ड रखने का भी रहता है। तेज और प्रभावकारिता से मतलब कि ईमेल तेजी से संवाद करने की अनुमति देता है। संदेशों को कुछ सेकंड्स के भीतर पहुंचाया जा सकता है, चाहे संदेशों को प्राप्तकर्ता की दूरी कितनी भी हो। यह तेजी से जानकारी के विनिमय के लिए आदर्श होता है। लागत प्रभावी, ईमेल आमतौर पर मुफ्त होता है, फ्री में होता है, जिससे संवाद करने के लिए एक लागत कुशल तरीका बनाता है। और खासकर व्यवसायियों और व्यक्तियों के लिए जो यादें या दस्तावेज अक्सर भेजने की आवश्यकता होती है। पहुंचने की सुविधा, ईमेल को इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी पहुंचाया जा सकता है। इस पहुंच की सुविधा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो यात्रा पर हैं और दूरस्थ स्थानों से काम कर रहे हैं। दस्तावेज और रिकॉर्ड रखने, ईमेल बातचीतों का लिखित रूप में रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी या फैसलों को ट्रैक और संबंधित संदर्भ देने में आसानी हो जाती है। यह व्यावसायिक बातचीत, कानूनी मामलों में या व्यक्तिगत संदर्भ की मूल्यवान हो सकता है। मल्टीमीडिया समर्थन, या कई प्रकार की फाइल्स को या अटैचमेंट को, फोटो वगैरह, छवियों, वीडियो, ऑडियो सबको समर्थित करता है, तो इसके माध्यम से अपन आसानी से भेज सकते हैं। वैश्विक पहुंच, किसी भी कोने में भेज सकता है वर्ल्ड के में, भौगोलिक सीमा से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आप दुनिया भर के लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये वैश्विक संवाद उपकरण बन जाता है। इन लाभों के बावजूद ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे कि अपन स्पैम, फिशिंग, ईमेल ओवरलोड की संभावना, ये सब खतरों के लिए हमको सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। इसकी कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि इनबॉक्स वगैरह, तो अपन जानते ही हैं कि इनबॉक्स में सारे जो मेल वगैरह होते हैं वो सब स्टोर हो जाते हैं। ड्राफ्ट में मान लो अपन ने कोई टाइप कर लिया लेकिन भेजा नहीं, तो ड्राफ्ट में हो जाता है। सेंट बॉक्स में, यानी जो अपन ने भेज दिया है तो उसका डिलीवरी अपन को सेंट बॉक्स में मिल जाती है। ठीक है, तो स्पैम में मतलब जो फालतू के मैसेज होते हैं वो स्पैम में इकट्ठे हो जाते हैं। कार्बन कॉपी, ऐसे कुछ ये इम्पोर्टेंट इसमें शब्द हैं। देखिए, कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, अपन कहते हैं सीसी कर दी मैंने, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि यदि आप 4 लोगों को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, और आप एक के पास तो मेल भेज दो और आप चाहते हैं कि इसकी कॉपी सभी के पास पहुंच जाए, सभी को पता लगे तो हाँ भाई कि इस पर्सन ने किस किस को मेल भेजा है, तो अपन ने एक को भेजा है ना, तो और सब लोगों को पता भी लग जाए कि किस किस को मेल मिल गया है। यानी यदि आप 4 लोगों के पास मेल भेज रहे हैं और आप एक के पास भेज दो और आप चाहते हैं कि सभी को पता लग जाए इसकी, तो इसको सीसी अपन करके डाल देंगे ना, सीसी, तो किस किस के पास मेल भेजी गई है, तो आप चारों की ईमेल एड्रेस सीसी में डाल सकते हैं, जिससे सभी को पता लग जाता है। और सीसी का उल्टा ब्लाइंड कॉपी, यानी इन 4 लोगों को हो जाए तो आपस में किसी को पता नहीं लगा भाई किस किस को भेजी है, तो इसको ब्लाइंड कॉपी कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हम कई लोगों के पास मेल भेजते हैं और आप चाहते हैं कि ईमेल लिस्ट का पता न चले, यानी जिसके पास उनको आपस में पता नहीं चल पाए कि किस किस को मेल कॉपी भेजी गई है, तो बीसीसी का उपयोग कर सकते हैं।
और सीसी में लिस्ट को रिप्लाई का भी पता लग जाता है, लेकिन बीसीसी में ये छुप जाती है। वेब मेल में क्या होता है कि वेब मेल एक ऐसी ईमेल व्यवस्था है जिसमें एक वेब बेस्ड इंटरफेस पाया जाता है। जीमेल, हॉटमेल, याहू जैसी अधिकांश फ्री ईमेल सर्विस होती है, वेब मेल इंटरफेस प्रदान करती है जो आपको वेब पर अपने ईमेल को भेजने, प्राप्त करने या व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। जंक मेल क्या होता है? ये फालतू के मेल होते हैं, अवांछित मेल होते हैं, मुख्य रूप से प्रचार सामग्री कैटलॉग से अनुरोध होते हैं, इसको स्पैम मेल भी कहते हैं अपन। अब बात करते हैं आज से नया टॉपिक सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया के बारे में अपन देखते हैं तो जनरली अपन आए दिन न्यूज़ में देखते थे सोशल मीडिया, यानी ऐसे कि सोशल मीडिया किसी प्रकार की जानकारी को कोई भी व्यक्ति आराम से स्वतंत्रता पूर्वक देख सकता है, उसको अपन सोशल मीडिया कह सकते हैं, या अपन अपलोड कर सकता है या देख सकता है। तो जनरली अपन इसको रीड करते हैं। देखो सोशल मीडिया इंटरनेट से संबंधित विभिन्न सोशल साइटों का एक समूह होता है, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित यानी इसका उपयोग अपन इंटरनेट में ही करेंगे, इंटरनेट का उपयोग करेंगे तभी अपन इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से संबंधित विभिन्न सोशल साइटों का एक समूह होता है जो कि लोगों को आपस में जोड़ने, उनको अपने विचारों और मतों को स्वतंत्रता पूर्व रखने के लिए एक व्यापक मंच उपलब्ध कराता है। देखो अभी यही बात बोल रहे कि भाई एक सोशल मीडिया भी एक ऐसा नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होता है। इस साइट्सों का एक समूह होता है जो कि आपस में विचारों को साझा करना है, अपने मतों को स्वतंत्रता पूर्वक रखना है, तो इसके लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, ठीक है। भाई देखें अपन फेसबुक में लोगों के 5-5, 6-6 हज़ार दोस्त हैं और घर में उसके 2 दोस्त भी ढंग से नहीं मिलेंगे, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड बना देता है, तो जिस पर इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। हर साल 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाते हैं। तो सोशल मीडिया शब्द का उपयोग सबसे पहले J.A. वार्नेस ने किया था। वर्ल्ड सोशल मीडिया दिवस पहली बार 30 जून को सोशल मीडिया के प्रभाव और वैश्विक संचार में इसकी भूमिका पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 6 डिग्रीज 1997 में लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना एंड्रू विनरिच ने की थी। यह संचार की बहुत अच्छा माध्यम होता है। जैसे कि एग्जांपल की जनरली बात कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी वेबसाइट सोशल मीडिया का ही संज्ञा दी गई इनको। तो सोशल मीडिया का अस्तित्व इंटरनेट की वजह से है, क्योंकि इसके बिना सोशल मीडिया बेकार है। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड की शुरुआत की थी। साथ ही साथ सन 1991 में पहली वेबसाइट info.cern.ch बनी थी। सर्न यानी बर्नर्स-ली ने ही बनाई है। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं। सामान्य जानकारी में क्या देखा अपन ने कि सोशल मीडिया होता है कि इंटरनेट से संबंधित विभिन्न साइटों का समूह होता है जो कि लोगों को आपस में जोड़ने, उनके विचारों को व्यक्त करने, मतों को स्वतंत्रतापूर्वक रखने के लिए व्यापक मंच उपलब्ध कराता है। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जो कि इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बनाता है। 30 जून को सोशल मीडिया दिवस मनाते हैं, ठीक है। J.A. बर्न्स ने सबसे पहले सोशल मीडिया शब्द का प्रयोग किया था। 30 जून को अपन सोशल मीडिया जो दिवस मनाते हैं, मीडिया के प्रभाव और वैश्विक संचार में भूमिका के लिए बनाते हैं। पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 6 डिग्रीज 1997 में लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना एंड्रू विनरिच ने की थी। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे उदाहरण के लिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब वगैरह, ये सब सोशल मीडिया के प्रकार हैं, ठीक है। सोशल मीडिया का अस्तित्व इंटरनेट की वजह से होता है, ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता है उसका। जिसमें 1989 में टिम बर्नर्स-ली थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी www की, वर्ल्ड वाइड वेब की। इसी तरह पहली वेबसाइट info.cern बनी थी। इसकी विस्तार के बारे में बात करें तो भारत में वर्ष 2019 तक 574 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। तो इंटरनेट उपयोग करने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इसके प्रकार के बारे में बात करें तो मीडिया 2 प्रकार का होता है। पहला परंपरागत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया वगैरह, अखबार वगैरह। दूसरा होता है सोशल मीडिया। यहाँ पर अपन मेनली सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो टीवी मीडिया तथा प्रिंट मीडिया में जनता की भूमिका अत्यंत सीमित होती है। सूचना तथा खबरों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है इसमें। तो टीवी मीडिया के संबंध में TRP के माध्यम से पता लगा सकता है कि जनता को कैसी खबरें पसंद आई। इसके अलावा टीवी चैनल पर परिवर्तन करते रहते हैं। जबकि नाम से स्पष्ट है सोशल मीडिया, देखो परंपरागत मीडिया की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक है और अधिक से अधिक लोगों को अपने से जोड़े रखने में सक्षम होता है। सोशल मीडिया में खबरों के निर्माण, शेयर तथा फीडबैक प्रदान करने में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। देखो
और सोशल मीडिया की लोकप्रियता के कारण टीवी और प्रिंट मीडिया भी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया का अर्थ होता है डिजिटल उपकरण से है जो उपयोगकर्ता को अत्यंत तीव्रता से कंटेंट निर्मित करने और जनता तक शेयर करने की अनुमति देता है। देखो यहाँ पे दोबारा से देखते हैं अपन प्रकार, अपन दो देखें मीडिया के। एक पहला परंपरागत मीडिया होता है, जैसे कि अपन रेडियो, बचपन में वो रेडियो आता था AM वाला, तो आराम से सुनते रहते थे लगा के, सिर की आवाज़ भी देता था, बहुत नॉइज होती थी। फिर FM आ गया था, मोबाइल में एंटीना से निकाल के ईयरफोन लगा करके बढ़िया गाना सुनते थे, ठीक है। टीवी वगैरह LED, इसमें कई टाइप की न्यूज़ चल रही है ना, धुआंधार लड़ाई भी हो रही है इनमें। और प्रिंट मीडिया, अखबार हो गए, दैनिक भास्कर हो गया, द हिंदू हो गया, द टाइम्स हो गया, पत्रिका हो गई, नई दुनिया हो गई, तो इनके माध्यम से अपन जानकारी ले सकते हैं। अब इनको पढ़ना देखना बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का होता है। दूसरा होता है सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक आसानी से हो जाता है, भाई इंटरनेट है, बस स्क्रॉल करते रहता है बिस्तर में बैठे बैठे, और तुरंत वीडियो अपलोड भी कर लेना अपनी तरफ से, तो एक सुविधाजनक मीडिया होता है, ठीक है। और जो समाज के लिए बहुत आसान होता है। तो टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया में जनता की भूमिका अत्यंत सीमित होती है, लेकिन सूचना और खबरों के निर्माण में इनकी कोई भूमिका भी नहीं होती है। अब बात कर रहे हैं अपन सोशल मीडिया। परंपरागत मीडिया की अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक होता है, अधिक से अधिक लोगों को अपने से जोड़े रखता है। सोशल मीडिया में खबरों के निर्माण, शेयर और फीडबैक प्रदान करने में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। सोशल मीडिया की लोकप्रियता के कारण टीवी, प्रिंट मीडिया भी आजकल इनके जो ऐसे जो टीवी पे जो चैनल होते थे, उन्होंने भी यूट्यूब पे चैनल बना लिए हैं, व्हाट्सएप पे चैनल बना लिया है, ठीक है। तो वो भी अपना सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक डिजिटल उपकरण होता है जो उपयोगकर्ता को अत्यंत तीव्रता से कंटेंट निर्मित करने और जनता तक शेयर करने की अनुमति देता है। अपन इसके उदय की विस्तार क्या है ना, इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन विशेषता देखते हैं। देखो, अत्यंत गतिशील माध्यम होता है, ठीक है। गतिशील तो पता है भाई, तुरंत ही कहाँ से कहाँ खबर पहुँच जाती है, कुछ पता नहीं चलता है ना। और उपयोग में सरल होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। लॉगिन और पंजीकरण सरल, पोस्ट करना, ये सब आसान होते हैं, बच्चे जानने लगे हैं इसके बारे में। और कोई प्रयोगता शुल्क नहीं होता, फ्री में होता है। विजुअल कंटेंट होता है, नोटिफिकेशन की सुविधा होती है, कोई डालेगा तो तुरंत इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन बेल आइकन पर आ जाती है। सर्च करना भी आसान वगैरह होता है। देखो, सोशल मीडिया की विशेषता में अत्यधिक गतिशील होता है, उपयोग करने में सरल होता है, कोई प्रयोगता की फीस नहीं होती है, शुल्क नहीं होता है, विजुअल कंटेंट होता है, नोटिफिकेशन की सुविधा होती है, और सर्च करना आसान हो जाता है। डिजिटल पहुंच के बारे में, सस्ते स्मार्टफोन आजकल भाई 7-8 हज़ार के बढ़िया फ़ोन मिल जाते हैं, तो कोई भी उपयोग कर रहा है बढ़िया आराम से। डाटा की दरें भी सस्ती हैं, ठीक है। 199 में 2 GB डाटा पर डे 30 दिन के लिए BSNL का रिचार्ज करवाइए। 153 में 26 दिन के लिए 1 GB डाटा रोजाना, और कॉलिंग फैसिलिटी आराम से करवाइए। और भी प्राइवेट ऑपरेटर्स की 300-400 में प्लान होते हैं, वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट डाटा दरें सस्ती होती हैं, और स्मार्टफोन सस्ते स्मार्टफोन भी है, ठीक है। देखो, और दूसरा क्या है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, व्यक्तिवाद और सामाजिक संरचनाओं का टूटना। भाई सामाजिक संरचना में तो परिवर्तन इतना हो, पहले टीवी होती थी, टीवी पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता था, सब लोग आपस में भावी इमोशनल भी हो जाते लोग देखते हुए। आजकल तो हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल को पकड़ लेते, एक कोने में जाकर के बैठ जाता है, तो सामाजिक संरचना टूट जाती है, वो पर्सनली हो गई ये चीज़ें, ठीक है। कुछ पर्सनली गुफ्तगू चल रहे हैं, कौन सा जो डायलॉग चलता है ना बाबू सोना वाला, तो आराम से देख रहे हैं, तो उन लोग दूर होकर भी अपने आप को व्यक्तिगत रखना पसंद करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के मापदंड में इसमें देखते हैं कि उपरोक्त विशेषताओं के कारण सोशल नेटवर्किंग साइट में उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, और जिनके आंकड़े अपन देख सकते हैं कि जैसे आंकड़ों के बारे में बात करें अपन, फेसबुक पर 2.45 अरब, व्हाट्सएप पे 2.7 अरब, इंस्टाग्राम पे 1 अरब, और ट्विटर पर 330 मिलियन लोग हैं, ठीक है। देखो, दोबारा से देखते हैं अपन ने क्या देखा था। इसकी तीव्र विशेषता के कारण तो यही हो जाते हैं कि अत्यधिक गतिशील है, कोई भी इसमें फीस नहीं लगती है, इसमें विजुअल कंटेंट वगैरह है, नोटिफिकेशन सुविधा होती है, सर्च करना भी आसान होता है, उपयोग करने में सरल होता है। डिजिटल पहुंच सस्ते स्मार्टफोन हो गई हैं, डाटा की दरें सस्ती हो गई। परिवर्तन ये हो गया है कि भाई व्यक्तिगत और सामाजिक संरचना का टूटना, और मापदंड के रूप में भाई इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अपन देखते हैं कि उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। जो देख रहे हैं कि अपन फेसबुक का 2.45 अरब यूजर्स हैं, व्हाट्सएप पर 2.7, इंस्टाग्राम पे 1 अरब, और ट्विटर पर 330 मिलियन। अब इसकी भूमिका के बारे में देखते हैं कि देखो, इसके माध्यम से जनता ने सरकार, और सरकार से जनता,
आपस में एक दूसरे की जुड़ गई है भाई। वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है भाई, चुनाव सोशल मीडिया बहुत डिपेंड करने लगा है। सोशल मीडिया ही डिसाइड कर रही है भाई कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, ये बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। क्योंकि घर घर में यूट्यूबर हो गए हैं, घर घर में अपने चैनल खुले हुए हैं, तो जा कर के तुरंत राय जान लेते हैं भाई कौन किसके पक्ष में, तो उसके आधार पर आराम से अनुमान लगा लिया जाता है कि किसके पक्ष में जनता है किसके पक्ष में नहीं है। हालांकि और भी बहुत सारे इंटरनल मुद्दे रहते हैं, उन पर नहीं जाते हैं। तो इसके माध्यम से जनता से सरकार का जुड़ाव और सरकार की जनता तक पहुंच तीव्र गति से बढ़ रही है। इससे लोग विश्व में होने वाले घटनाक्रम को तुरंत जान सकते हैं भैया, ठीक है। तुरंत कहीं एक्सीडेंट हो गया, तुरंत कोई इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है ना, तुरंत कोई ज्वालामुखी भूकंप फट गया, तुरंत अपन पहचान लेते हैं कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे घटना घटित हो रही है। इसके माध्यम से खुले तौर पर खबरों की खोज और उनका प्रेषण हो सकता है, ठीक है। और जनता का रुझान और ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। हालांकि बात अलग है कि ऐसे मणिपुर मुद्दा लगातार कितने टाइम से चल रहा है, एमपीपीएससी के अभ्यर्थी कितने दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो सरकार को पता लग रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, वो चीज़ अलग रहती है। लेकिन ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इससे गरीब और असहाय व्यक्ति को भी सरकार सीधे तौर पर तत्काल सेवा मुहैया करा सकती है। और वो चीज़ बहुत अलग होती है कि गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार लोन वगैरह वो नहीं मिलता है, गरीब व्यक्तियों को शिकायत वगैरह करते हैं वो नहीं होता है। पर लेकिन ये सब चीज़ें अपन सोशल मीडिया के माध्यम से तब भी परिवर्तन बहुत अच्छे खासे लेवल पे हुआ है। देखो दोबारा से देखते हैं कि सरकार का जनता से, जनता का सरकार से जुड़ा बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है इसमें, और विश्व में होने वाले घटनाक्रम को तुरंत जान सकते हैं। और इसके माध्यम से खुले तौर पर खबरों की खोज और उनका प्रेषण बहुत जल्दी अपन तुरंत खबरें खोज सकते हैं और उनका भेज भी सकते हैं कहीं भी। और ज्वलंत मुद्दे वगैरह होते हैं है ना, कोई जनता का रुझान वगैरह होता है तो उसका ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इससे गरीब और असहाय व्यक्ति को सरकार से सीधे तौर पर तत्काल सेवाएं मुहैया हो जाती हैं। विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली गतिविधियों के बारे में लोग जान पाते हैं। जैसे सीरिया युद्ध के बारे में बात करें, ISI की गतिविधि के बारे में बात करें, रूस यूक्रेन का युद्ध के बारे में बात करें अपन, तो जनता के प्रतिनिधि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अपने कार्य की प्रगति तथा अन्य मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखो जनता के प्रतिनिधि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपने कार्यों की प्रगति तथा अन्य मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जनता इसके माध्यम से जान पाती है कि उसके क्षेत्र के प्रतिनिधि कितने जागरूक हैं और वे स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ठीक है। और स्थानीय स्तर की घटनाएं या कोई मुद्दा जब सोशल मीडिया में चर्चित होकर सरकार तक पहुंचता है तो सरकार द्वारा उन पर तुरंत संज्ञान में लिया जाता है। इसके माध्यम से सरकारी योजना, नीतियाँ एवं सरकार की कमियों से जनता शीघ्र वाकिफ हो जाती है। विभिन्न कंपनियां तथा व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार के विभिन्न विभाग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इनकी अपने भूमिका बहुत अच्छे से देख लिए। देखो जनता का सरकार से जुड़ाव और है ना, और सरकार का जनता से जुड़ाव बहुत तीव्र गति से घटनाक्रम तुरंत जान सकते हैं अपन, कोई खबर को तुरंत खोज सकते हैं और भेज भी सकते हैं। कहीं ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान सरकार को हो जाता है, जिससे कि गरीब जनता, असहाय वगैरह उनको तुरंत तत्काल सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की विश्व के लेवल की जो गतिविधियाँ आगे जैसे कि सीरिया का युद्ध, ISI, रूस यूक्रेन के युद्ध वगैरह, इनके बारे में तुरंत अपन को अपडेट मिल रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपने कार्यों की प्रगति तथा अन्य लोगों के मुद्दों तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। जनता के माध्यम से जान पाते हैं इनके माध्यम से कि उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि कितने जागरूक हैं, उनके मुद्दों को कितना उठा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। व्यापारी वगैरह, व्यापारी वर्ग में सरकारी योजनाओं के बारे में, ठीक है, और इन सब के बारे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि अपन बात करें इसकी समस्याओं की, तो सोशल मीडिया की समस्या क्या है कि सोशल मीडिया सामाजिक तनाव और अशांति पैदा कर सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पंथ, धर्म, दल, समाज के प्रति नफरत फैलाने या संदेह पैदा करने के लिए, है ना। आजकल लॉन्च जो होती है ना, मतलब भीड़ भाड़ वाला जो सिस्टम बहुत चल रहा है कि भाई किसी को संदेह में आकर के उसको मॉब लॉन्चिंग कर दी जाती है। तो ये सब सोशल मीडिया के कारण ही होता है। कोई लोग देखते नहीं है, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, उसमें हकीकत क्या है उसकी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा करना
चाहते हैं। इसी के चलते ISI में भर्ती होने के लिए कई देशों से युवा यूरोप पहुंच गए थे। और स्थानीय स्तर पर होने वाली छोटी सी घटना को असामाजिक तत्व तो सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ठीक है, अपनी TRP को बढ़ाने के लिए, है ना। वो आती हैं बिल्कुल विश्वकन्या बिल्कुल भयंकर जोर से अपने कितना फालतू के मुद्दों को चिल्लाते रहती हैं, और मतलब अपने TRP बढ़ाने के चक्कर में जो मेन मुद्दे होते हैं उनको तो बिल्कुल ढक दिया जाता है। तो उनको सांप्रदायिक रंग देकर दंगे भड़काना, जैसे कि 2013 में यूपी में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे नेटवर्किंग साइट का खासा योगदान रहा था। सोशल मीडिया ने दुरुपयोग का खामियाजा क्षेत्र विश्व के लोगों को भी उठाने में पड़ जाता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे माध्यम से अफवाहें फैलाई गई और धमकियाँ भी दी गई। उत्तर पूर्व के लोग भारत के कोने कोने से अपने मूल राज्यों में लौटने को मजबूर हो गए। ये सब चीज़ें होती हैं। हानि भी है, जैसे तनाव, शांति बढ़ जाती है, अशांति बढ़ जाती है, ठीक है। मॉब लिंचिंग की घटना अक्सर होती रहती है, ठीक है। धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर के, है ना, नफरत फैलाने, संदेह फैलाने का ये काम करता है, तुरंत फैल जाती है। आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा कर लेते हैं, जैसे कि बात कर रहे थे ISI में भर्ती होने के लिए कई देशों से वह यूरोप पहुंच गए थे। स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी घटना होती है, असामाजिक तत्वों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, उनको दंगे भड़के जाते हैं उनसे, ठीक है। जैसे बात करें अपन 2013 में यूपी में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों में नेटवर्किंग साइट का खासा योगदान था, ठीक है। और बहुत सारे दुरुपयोग वगैरह होते हैं ना, रिश्ते वगैरह टूट जाते हैं, ठीक है। तुरंत ही मतलब खबरें पहुंच जाती हैं, तो वीडियो वायरल्स वगैरह होते जाते हैं। तो ये हानि है ही एक टाइप से ना। पहले के टाइम पे कुछ सबूत वगैरह नहीं होते थे ना, तो ऐसी बातें ढक जाती थी। आजकल के टाइम पे तो वीडियो बन जाता है, तो पता लगा रही इसका ऐसा प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही आराम से। ये बहुत बड़ा नुकसान भी है एक टाइप से। सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होता है। सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है। आजकल देखते हैं कि किसी प्रकार के बहुत सारे मुद्दे आते हैं, मतलब हालांकि मुद्दे हमेशा से चलते आए हुए हैं, जैसे कि गरीब तबकों के बारे में बात करें अपन, घोड़ी पर न चढ़ने देना, ठीक है। दबंगों के द्वारा मतलब ऐसे आए दिन खबर देखते रहते हैं कि इनको मार दिया गया है, ठीक है, इनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों पर और प्रशासन पर दबाव के माध्यम से अपनी बात को मनवा लिया जाता है। तो मुख्य धारा से अलग है, जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो सोशल मीडिया उनके लिए आवाज़ बन सकता है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। फ्लिपकार्ट, है ना, ये जो बहुत बड़ा एक व्यवसाय का माध्यम है, इसके माध्यम से लोग व्यापार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ कई प्रकार की रोजगार भी प्रदान हुए हैं, ठीक है। लोग यूट्यूब के माध्यम से कई लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो ये रोजगार का माध्यम भी है। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफ़ी अलग, जैसे कि मैं आपको ये यूट्यूब के माध्यम से ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जागरूकता ही है। अभी आगे जाके मैं कोशिश करूँगा एक संविधान से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित लेक्चर लेके आऊँगा, उसकी सीरीज चालू करूँगा इसको कंप्यूटर ख़त्म होने के बाद में। तो ऐसे सब्जेक्टों के बारे में अपन को जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है सोशल मीडिया। और कई शोधों में सामने आया कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोज़मर्रा की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भाई मैं भी तो बहुत सारी चीज़ें, या आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। आजकल लोग अखबार वगैरह, TV बहुत कम लोग देते हैं, सोशल मीडिया पर ही सब चीज़ें प्रदान हो जाती हैं। तो सकारात्मक चीज़ें क्या देखी अपन ने कि दुनिया भर के लोगों को आपस में जुड़ने का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, ठीक है, साधन है ये। और सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो मुख्य धारा से अलग है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायों के लिए एक अच्छे साधन के रूप में कार्य करता है, रोजगार भी पैदा हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी जानकारी भी दी जा सकती है। आम नागरिकों की भी जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफ़ी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। और दुनिया भर में अधिकांश लोग रोज़मर्रा की सूचना सोशल मीडिया से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कई प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी है। यदि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे मैं सर्च करता हूँ कि इसको कैसे करना है, तो तुरंत उसके माध्यम से जानकारी निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। नकारात्मक पहलू के बारे में देखा है तो कई शोध अनुसार सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग मस्तिष्क पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, ठीक है। साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। फेक न्यूज़ और हेट स्पीच फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डाटा चोरी होने का खतरा रहता है। साइबर अपराध जैसे हैकिंग और फिशिंग आदि का भी खतरा बढ़ जाता है। ये नेगेटिव प्रभाव होता है। भारत में सोशल मीडिया देखो दोबारा से नेगेटिव प्रभाव क्या हो रहा है
कि मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लोग धुआंधार दिन रात लगे हुए मोबाइल में तो आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइबर बुलिंग को भी बढ़ावा देता है। न्यूज़ हेट स्पीच वगैरह फेक न्यूज़ इनको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। और गोपनीयता की कमी रहती है, डाटा का चोरी होने का खतरा रहता है, और साइबर अपराध जैसे हैकिंग, फिशिंग इनका भी खतरा रहता है। अब बात करें कि भारत में सोशल मीडिया के प्रभाव। हालांकि ये सच है कि भारत सोशल मीडिया की वजह से ही फैल रही नफरतों से संघर्ष कर रहा है, और यह भी सच है कि भारत में सोशल मीडिया के जरिए कई सकारात्मक पहलों की भी अंजाम दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, उसको मजबूती मिली थी और आंदोलन बेहद सफल रहा था। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो एक सफल आंदोलन रहा था। रोहित वेमुला प्रकरण, जो कि ऐसे कि छात्रों की लामबंदी मुद्दे होते हैं, जो कि हैदराबाद का एक स्टूडेंट था तो इसने मुद्दा उठाया था, तो हालांकि इन्होंने फांसी लगा ली थी, इन्हें आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे। तो इस टाइप से मुद्दे जनता के बीच में आए हैं ना। मौजूदा वक्त में गलत इस्तेमालों की वजह से सोशल मीडिया ज़्यादा पर चर्चा में रहता है। एक तरफ हमारी सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसे लाकर देश की तस्वीर बदलने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण हिस्से का दुरुपयोग कर सरकार को और देश को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। जान माल की परवाह किए बिना अगर हम मूर्खता की मिसाल इस तरह से काम करते हैं कि समझना होगा कि समाज और देश को हम किस और पतन की ओर लेके जा रहे हैं। यानी गलत तरीक़ा से बहुत इस्तेमाल कर लोग, मतलब 24 घंटे मोबाइल में लगे हुए हैं, उसका एक जिस तरीके से करना चाहिए उपयोग उस तरीक़ा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हेट स्पीच फैलाने में, है ना, इतना तुम कर दो, क्या बोलते हैं, इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो आपका अच्छा काम हो जाएगा, इस टाइप से लोग उन पर बिलीव ज़्यादा करते हैं। यदि अपन लाभ के बारे में बात करेंगे, सूचना का लोकतंत्रीकरण हुआ है। देखो, सोशल मीडिया ज्ञान और व्यापक स्तर पर संचार सुविधाओं का लोकतंत्रीकरण हुआ है, ठीक है। हर व्यक्ति के पास सूचना पहुंच रही है। नए अवसर, आभासी दुनिया का उदय ऐसे लोगों को अपनी आवाज़ को मुखर करने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें या तो अभी तक नहीं सुना जा सकता। जैसे रानू मंडल थी भाई, किसी को पता ही नहीं था, उनकी आवाज़ को बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो आवासी दुनिया का उदय ऐसे लोगों को उनकी आवाज़ को मुखर करने का अवसर प्रदान करता है जो अभी तक नहीं सुनी गई थी। व्यापक और विषम समुदाय, भौतिक समुदाय की तुलना में ऑनलाइन समुदाय भौगोलिक रूप से बहुत व्यापक और अधिक है। सस्ता और आसान, प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई भी व्यक्ति सक्षम, प्रामाणिक, प्रभावी और मौलिक ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकता है। आधिपत्य का मुकाबला, सोशल मीडिया भी पारंपरिक खिलाड़ियों की आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए एक पकड़ के रूप में कार्य कर रहा है। दूरी समाप्त हो रही है। सोशल मीडिया में लोगों की दूरी तो है ही नहीं, समाप्त हो चुकी है। सरकार के साथ सीधा संवाद, आज सोशल मीडिया ने आम लोगों को सरकार से सीधे बातचीत करने, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकार दे दिया है। चुनौतियों के बारे में बात करें, दुष्प्रचार, भाषण और अफवाहें। पिछले कुछ समय से कई मामलों में हिंसा और जानमाल की क्षति के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहें जिम्मेदार हैं। हाल ही का एक मामला है जब महाराष्ट्र के पालघर में गढ़चिंचल गांव में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। यानी वीडियो होती ना, उसको कट वगैरह कर दिया जाता है। ऐसे जो आलू वाला जो सिस्टम चलता है, मशीन में आलू डालो, है ना, तो सोना निकल जाता है, वो क्या कि कट करके वीडियो डाला गया, हकीकत तो कुछ और है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी वगैरह इसके लिए पक्ष में नहीं हूँ, एक जो इसके एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो दोषपूर्ण भाषण और अफवाहें दिए जाते हैं। फेक न्यूज़ के बारे में 2019 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 64% से अधिक भारतीय फर्जी खबरों का सामना करते हैं भारतीय लोग। ऑनलाइन ट्रोलिंग, देखो ट्रोलिंग सोशल मीडिया का नया उत्पाद बन गया है। कई बार कानून अपने हाथ में ले लेते हैं लोग, लोगों को ट्रोल करना, धमकाना शुरू कर देते हैं, उनके विचारों और आख्यानों से सहमत नहीं होते हैं। महिला सुरक्षा, महिलाओं को साइबर रेप और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है, उनकी गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। कई प्रकार से जैसे खतरे बढ़ जाते हैं ना, चुनौतियाँ। देखिए आजकल जो साइबर क्राइम वगैरह रहते हैं, कोई भी DIG बन जाता है, साइबर अधिकारी बन जाता है, TI बन जाता है और धमकी देता है कि भैया ऐसे ऐसे आपने ये काम कर लिया, ये वीडियो देख लिया है, आप मेरे खाते में इतने डालो नहीं तो आपका ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में हमारे एक रिलेटिव थे बेचारे, उनके इसी टाइप से उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उनसे कई हज़ार रुपये डाल लिए गए। तो ये इसके प्रति जागरूक होना अपन लोगों को हमेशा इस टाइप की जानकारी होती है। किसी न किसी मित्र को, सगे संबंध को बताना जरूरी होता है कि भाई मैं इस परिस्थिति गुजर रहा हूँ,
तो इस प्रकार की चुनौतियाँ अपन आराम से सामना कर सकते हैं। यदि अपनी मन ही मन में उस चीज़ को घुटते रहेंगे, अपने मन में ही उस चीज़ को दबाते रहेंगे, तो अपन को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से अपन को जागरूक होना है। तो ऑनलाइन का इनका एक नुकसान भी बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का। सोशल मीडिया, सरकार और सोशल मीडिया के बारे में देखते हैं। आपदा प्रबंधन की, देखो आपदा प्रबंधन के समय नागरिकों में दहशत फैल जाती है। जैसे कि एक दतिया में एक मंदिर था, तो वहाँ पे लोगों ने बोल दिया था कि ऐसे पुल टूट गया है, तो वहाँ पे मेला भर रहा था, तो लोग भागने लगते हैं वहाँ से, तो दहशत फैल जाती है लोगों के अंदर, तो एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगते हैं, पटकने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एक हमारा मित्र था, तो उसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से आपदा प्रबंधन के समय दिक्कत तो हो ही जाती है। तो आपदा प्रबंधन के समय नागरिकों में दहशत फैल जाती है। ऐसे में सरकार सोशल मीडिया के द्वारा सभी अफवाहों को नकार सकती है। यदि हाँ ऐसे सरकार के द्वारा कोई यदि इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसे कि नोटबंदी के संबंध में बोला था कि भाई आज से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। और कोरोना टाइम पीरियड में बोला कि थे कैसे ऐसे जो कोरोना है, तो इसमें पूर्ण रूप से लॉकडाउन मतलब किया जाता है। तो ये जो सरकार के माध्यम से कोई गलत चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, तो वो लोगों को ज़्यादा भरोसामंद दिलाता है। तो सरकार मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया अफवाहों को नकार सकती है, नागरिकों तक अपनी संदेश और राहत के तरीके पहुंचा सकती है। नागरिकों की भागीदारी के बारे में बात करें, सरकार mygov.in साइट होती है, और मीडिया के द्वारा नागरिकों से संवाद स्थापित कर सकती है, उनका फीडबैक ले सकती है, जिससे शासन और नागरिकों के मध्य लेखक निकटता आएगी और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। शासन में विचारों और नवाचारों को सम्मिलित करना संभव हो सकेगा। कानून व्यवस्था के बारे में बात करें अपन, तो पुलिस सोशल मीडिया के द्वारा अपराधों के प्रति जनता को जागरूक कर सकती है। आजकल मोबाइल पर जैसे कॉल कर रहे हैं, तो तुरंत ही वो इसके बारे में कॉल आ रहा है कि कोई व्यक्ति यदि अनजाने में कॉल करता है आपको कि मैं इसका अधिकारी हूँ, साइबर का अधिकारी हूँ, फलाने का, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन अनाउंसमेंट लगा करके मोबाइल के रिंगटोन पर वगैरह तो जनता को जागरूक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। तो पुलिस है ना, धीरे धीरे, और जो कानून वगैरह के जो नियम वगैरह रहते हैं उनको भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। और टीवी वगैरह पे इस पर कार्यक्रम देते ही रहते हैं कि इससे संबंधित ये चीज़ होती है, इससे संबंधित ये चीज़ होती हैं, ठीक है। लोग वीडियो भी बनाते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूकता दे सकते हैं। ट्रैफिक संबंध जानकारी वगैरह, पुलिस के अपराधों के प्रति जानकारी देना, कई प्रकार की जानकारी हो सकती है। विदेश संबंध, सोशल मीडिया के द्वारा विभिन्न राष्ट्र प्रमुख व नेता एक दूसरे को बधाई संदेश देते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय विदेशों में फंसे भारतीयों को राहत पहुंचाता है। व्यापार उद्योग, सोशल मीडिया के द्वारा सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों से नीति संबंधी परामर्श ले सकती है और उनसे संपर्क स्थापित कर सकती है। सोशल मीडिया और लोकतंत्र के बारे में बात करें अपन, सोशल मीडिया ने निम्न प्रकार से लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, योगदान दिया है। जैसे कि बात करें, सभी को अन्याय और असमानता के विरुद्ध खुलकर बोलने और अपनी राय रखने का अवसर दिया है। पहले ये सब चीज़ नहीं होती थी, लेकिन सोशल मीडिया में कोई भी अपनी वीडियो को डाल देता है, यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, व्हाट्सएप पर डाल देता है। तो क्या है कि सभी को अन्याय और असमानता के विरुद्ध खुलकर बोलने और अपनी राय रखने का अवसर मिला है। जनता की राय को शासन तक पहुंचाया जाता है। जनता और सरकार के मध्य निकटता होती है, ठीक है। और सोशल मीडिया के कारण जनमत तैयार करने, जन चेतना जागृत करने और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को जोड़ने में सहायता मिली है। जनसभाओं और रैलियों नामांकन को बाकायदा लाइव प्रसारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल और बड़े नेताओं के फैंस क्लब सोशल मीडिया में चलाए जाते हैं। विभिन्न दलों द्वारा अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। सोशल मीडिया के जवाब के कारण ही सोशल मीडिया के कारण ही अन्ना का जो आंदोलन था, निर्भया कांड था, मुजफ्फरनगर दर्रे थे, हाथरस कांड था, आरूसी हत्याकांड था, सुशांत सिंह था, है ना, ये सब चर्चा के विषय बने थे। सोशल मीडिया अपने में निहित कुछ समस्याओं के कारण लोकतंत्र के लिए खतरा भी बन जाता है, जैसे कि सामाजिक अतिवादता, धार्मिक उन्माद,
और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम कंसल्टेंसी से सोशल मीडिया के द्वारा चुनावी परिणाम को अपने पक्ष में लाने की सफलता प्राप्त की थी। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार 19 में लगभग 143 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव देखा गया था और चुनावी प्रचार के दौरान अवैध भाषा का प्रयोग, नेताओं की छवि और तथ्यों के साथ छेड़छाड़, ये सब चीज़ें यहाँ से इसका ये प्रभाव दे सकते हैं सोशल मीडिया और लोकतंत्र में। एक बार दोबारा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि सभी को अन्याय और असमानता के विरुद्ध खुलकर बोलने, अपनी राय रखने का अवसर मिलता है। यहाँ से जनता की राय शासन तक पहुँच जाती है और जनता और सरकार के मध्य निकटता आ जाती है। ठीक है, और सोशल मीडिया के कारण जनमत तैयार करना है, जन चेतना जागृत करना है, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को जोड़ना है, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। जनसभा और रैली या नामांकन को बाकायदा लाभ प्रसारण किया जाता है, जो क्रिकेट वगैरह अपन देख रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई नेता पॉलिटिक्स अपनी स्पीच दे रहा है, चुनाव के टाइम पर रैली कर रहे हैं, तो उनको लाइव प्रसारण आराम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल और बड़े नेताओं की फैंस क्लब सोशल मीडिया से देखते हैं कि सोशल मीडिया पर फलाना फैंस क्लब, ये ढिकाना फैंस क्लब, वो चलता रहता है। विभिन्न दलों के द्वारा अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सोशल मीडिया के कारण ही अन्ना हजारे का आंदोलन, निर्भया कांड, मुजफ्फरनगर हाथरस कांड, आरूसी हत्याकांड, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड, ठीक है, आत्महत्या कांड, ये सब मुख्य मीडिया में चर्चा रहे थे। सोशल मीडिया अपने में निहित कुछ समस्याओं के कारण लोकतंत्र के लिए खतरा भी बनता जा रहा है, जैसे सामाजिक अतिवादता, धार्मिक अनुवाद, चुनावी व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम। देखो, सोशल मीडिया पर राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के जरिए पोस्ट को चुनावी आचार संहिता के दायरे में लाया गया है। प्रत्याशियों को जो नामांकन दाखिल करते समय अपनी अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होती है। इंटरनेट आधारित माध्यम पर जानकारी, राजनीतिक विज्ञापन देने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा तथा अधिकारी को से मंजूरी लेनी होती है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया पर किए गए खर्च का पूरा विवरण देना पड़ता है। राजनीतिक दल सोशल मीडिया अकाउंट से असत्यापित विज्ञापन, रक्षाकर्मियों की तस्वीरें, हेट स्पीच, फेक न्यूज पोस्ट नहीं कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया को बाधित या सामाजिक सद्भाव के लिए संकट उत्पन्न करने वाले पोस्ट नहीं कर सकते हैं। जिला और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन निगरानी समितियां बनाई गई हैं। सोशल मीडिया और समाज, देखो, अलोकप्रिय शासकों के विरुद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन जैसे अरब स्प्रिंग सोशल मीडिया देन है। जनजाति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित #MeToo आंदोलन, ब्लैक लाइव मैटर, व्हाट्सएप द्वारा शेयर जॉय नॉट रिमर कैंपेन चलाया गया, जैसे कि जिससे अफवाहों और फेक न्यूज़ को प्रसारण को रोकने में सहायता मिल सके। फेक न्यूज़ ने फेसबुक ने सोशल फॉर गुड नामक कैंपेन चलाया, जिसमें साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। ट्विटर ने पावर ऑफ 18 नामक कैंपेन के माध्यम से युवाओं को सार्वजनिक बहसों में योगदान देने और चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। अब नियंत्रित करने के लिए कानून बने, जैसे IT एक्ट 2000 और 2008 में संशोधित, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार को साइट ब्लॉक करने तथा भड़काऊ पोस्ट, मानहानि, अश्लील पोस्ट करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। IT एक्ट की धारा 66C के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के नाम पर अकाउंट बनाना, किसी अन्य व्यक्ति के फोटो का इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष की कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना भी प्रावधान है। IT एक्ट की धारा 70 के अंतर्गत देश की सुरक्षा, न्यायालयों की अवमानना और दूसरे व्यक्ति के अकाउंट से छेड़छाड़, हैकिंग करना अपराध है। IT एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रसार को अपराध माना गया है। इसके लिए 3 वर्ष के कारावास और 50,000 तक की जुर्माना है। IT एक्ट की धारा 71 के अंतर्गत आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। IT एक्ट की धारा 72 के अंतर्गत निजता को भंग करना। IT एक्ट की धारा 73 के अंतर्गत फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर करना। IPC की धारा 173, 153A, 153B के अंतर्गत किसी भी जाति, समुदाय आदि के विरुद्ध बोलना, लिखना कानूनी अपराध, 5 वर्ष की सजा भी है। सरकार का उत्तरदायित्व क्या होता है कि सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश के नागरिकों को डाटा देश की सीमा से बाहर नहीं जाए। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के द्वारा डाटा का दुरुपयोग पर कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। अन्य देशों में लागू कानूनों का ज्यों का त्यों लागू न करके भारतीय सामाजिक संरचना के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। मीडिया साक्षरता को बढ़ावा जाना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग कंपनियों का उत्तरदायित्व क्या होता है कि सोशल नेटवर्क कंपनियों के द्वारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन और उच्च किया जाना चाहिए। हेड स्पीच को फैलाने वाले अकाउंट को तुरंत हटाना चाहिए।
नागरिकों का उत्तरदायित्व क्या होता है कि किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी प्रामाणिकता को जांच करना चाहिए और बच्चों को सोशल मीडिया की समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया से संबंधित टॉपिक खत्म हो जाता है। बहुत ही डिटेल में सोशल मीडिया के बारे में पढ़ा है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार 2 बार वीडियो देख लेंगे और PDF को भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको रीड कर लोगे तो और जैसे समझ में आ जाएगा। तो हर एक ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि मतलब डायमेंशन जो कि छूट गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस मेरा लेक्चर ये सीरीज समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।